बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है एंड चैप्टर है आपका 16 जो आपकी वर्ल्ड बुक है उसका आखिरी चैप्टर है ये जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कवर अप करेंगे। ये मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊंगा और हिंदी मीडियम में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि चैप्टर का नाम है जैव विविधता, तो जैव विविधता आखिर है क्या और इसके स्तर समझाइए। तो जैव विविधता को समझने पहले क्या है और फिर इसके स्तर। तो जैव विविधता किसी भी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। यानी कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, ठीक है। इस ए क्षेत्र में कुल 50 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, 50 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो इसी एक ही क्षेत्र में, पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में ये जो जंतु पेड़ पौधे के प्रकार पाए जाते हैं, इसी को हम कह देते हैं जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि जीवों और पौधों में प्रकार अनेक हो जाना, ठीक है। अब जैसे प्रकार क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ए है, तो मान लीजिए कोई पेड़ है ए बी है, ठीक है, कोई पेड़ 2A भी है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों में जो भिन्नता है वही क्या कहलाती है, जैव विविधता। अब इसके कुछ स्तर समझिए। तो स्तर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो 3 स्तर यहाँ पे बताए गए हैं, एक है आनुवंशिक, एक है प्रजातीय और एक है परितंत्रीय। तो सबसे पहले आनुवंशिकीय समझते हैं। तो आनुवंशिक विविधता क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूल इकाई है। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। यानी कि आनुवंशिक जैव विविधता में क्या होता है, ये जो प्रजाति होती है, किसी भी एक प्रजाति, कोई प्रजाति, कोई समुदाय है, कोई प्रजाति है, जीवों की प्रजाति, जैसे हमारे धर्म में भी प्रजातियां होती हैं कई प्रकार की, तो वैसे ही इनकी भी प्रजाति होती है। तो जीवों की प्रजाति का इसमें वर्णन किया जाता है आनुवंशिकता में, ठीक है। और इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए जो जीन है वो एक जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है इसमें, ठीक है। प्रजातीय विविधता क्या होती है? प्रजातीय विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता, यानी कि प्रजातियों में क्या हो जाएगा, इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ही प्रजाति की अनेक जो विविधताएं हैं वो पाई जाना और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। तो देखिए अगर ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कोई, देखिए प्रजाति विविधता को मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक प्रजाति है बी प्रकार की। इस बी प्रकार की प्रजाति में अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे जहाँ पे एक ही प्रजाति की अनेक रूप पाए जाते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, हॉट स्पॉट। समझ गए हॉट स्पॉट क्या है? अब समझिए पारितंत्रीय विविधता। पारितंत्रीय विविधता परितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। पारितंत्रिक क्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता है पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। अब देखिए पारितंत्रिक विविधता कैसे समझेंगे। तो देखिए पारितंत्रिक विविधता के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही स्थान पर, ठीक है, ये एक स्थान है बी प्रकार का, बी तो अभी हमने देख ही लिया, सी प्रकार का ये एक स्थान, तो इस सी प्रकार के स्थान में कई तरह के परितंत्र पाए जाएंगे, ठीक है। अब परितंत्र क्या होता है, जहाँ पे जीव जो है, जीव जंतु अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तो हर एक जीव जंतु का एक अपना अपना एक परितंत्र बन जाता है। तो एक ही जगह पर परितंत्र के अलग अलग पाया जाना, ठीक है, उनके आवास स्थान अलग अलग पाया जाना, उनकी क्रिया अलग पाया जाना, यही कहलाता है परितंत्रीय विविधता, ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता में क्या होता है कि जो प्रजाति है उनकी आनुवंशिकता देखी जाती है जीवन निर्माण के तौर पे, जिसमें जो जीन होता है वो मूलभूत इकाई होता है। प्रजातीय में प्रजाति विविधता अधिक होगी तो वहां पे बताएगा, जैसे जिसे हम विविधता के हॉटस्पॉट कह सकते हैं। और परितंत्र में अनेक प्रकार के परितंत्र, जैव विविधता, परितंत्र, ये समझ में आ गया जैव विविधता किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो व्हाट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स लेवल्स। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और biodiversity is the extent of diversity of animals and plants in particular area, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इजी सा प्रश्न है और 2 मार्क्स में ये पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां संसार की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें महाविविधता केंद्र कहते हैं। यानी कि ऐसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर इस पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे अधिक प्रजातियां जो हैं
वो किसी एक क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम कहते हैं महाविविधता। महाविविधता यानी कि बहुत सारी जैव विविधताओं का अधिकेंद्र। ठीक है, अब इनमें देशों की संख्या है 12। कौन कौन से देश शामिल है? मैक्सिको शामिल है, कोलंबिया शामिल है, इक्वाडोर शामिल है, पेरू शामिल है, ब्राजील शामिल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है, चीन शामिल है, भारत भी है जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट, मलेशिया भी है, मेडागास्कर भी है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन देशों को समृद्ध महाविविधता केंद्रीय देश कहते हैं। समझ में आ गया महाविविधता केंद्र क्या होता है? 2 मार्क्स का प्रश्न है, काफी इजी सा है एंड आई होप आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। आगे चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड से पहले इंग्लिश में से समझिए, व्हाट इज कॉल्ड ग्रेट डाइवर्सिटी सेंटर। तो क्या होते हैं वो आप यहाँ पे समझ लीजिए इजीली। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है IUCN। ठीक है, क्या है? IUCN। IUCN इसके द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कितने वर्गों में विभाजित किया गया? या फिर ऐसे पूछ सकता है, जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन से 3 स्तर या कौन से 3 वर्ग सुझाए गए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो संकटापन, एक सुवेद, एक दुर्लभ। तो सबसे पहले समझिए ये संकटापन क्या है? संकटापन यानी कि जिसपे संकट मंडरा रहा है, खत्म होने वाले हैं ऐसा कुछ। तो वे सभी प्रजातियां जिनके अब लुप्त होने का खतरा सामने आ रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं IUCN। तो इसके द्वारा विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में एक रेड लिस्ट जारी की गई है और इसमें उन सभी प्रजातियों के नाम बताए गए हैं जो कि संकट में है, जिनके बिल्कुल ही लुप्त होने का खतरा है। जैसे कि डायनासोर है, डायनासोर बिल्कुल खत्म हो, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, कहीं नहीं मिलते, अवशेष देखने को जरूर मिलते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो अब कुछ ही 2-4 बचे हैं लोग, तो उनको सेव करने की ये बात यहाँ पे कही गई है। सुवेद प्रजातियां, वे सभी प्रजातियां यदि जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा मंडराता रहेगा, बनता जाएगा। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना भी सुनिश्चित नहीं है। यानी कि देखिए संकटापन में क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले इस एरिया में ये मैं बना देता हूं, पहले तो ये कुछ रहते थे, ठीक है, 2 4 6 8 ये 10 जानवर रहते थे। मान लीजिए संकटापन में क्या होगा, अब संकटापन में क्या होगा कि ये 10 में से 9 तो जो है, इसमें जो 9 है ये तो खत्म हो गए, अब बचा है ये एक। तो इस एक को क्या करना है, इसे हमें संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये एक जो है इसको संरक्षण करने के लिए रेड लिस्ट कौन जारी करेगा? IUCN। तो ये हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियां। अब एक चीज और समझिए, अगर अब देखिए सुवेद प्रजातियों में क्या होगा कि मान लीजिए ये 9 10 है, इन 10 में से ये 7 खत्म हो गए, यानी कि अब ये 7 नहीं है। तो ये जो 3 अब बचे हैं, इन तीनों को हमें संरक्षित करने की जरूरत है। ये 3 प्रजातियां अब हमें इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है और इसको खत्म करने वाले जो कारक हैं अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें हमें संरक्षित करने की जरूरत है। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी, यानी कि दुर्लभ प्रजातियों में वे सभी सम्मिलित हैं जो बहुत कम मात्रा में ना के बराबर पाई जाती हैं, और अगर पाई भी जाती हैं तो ऐसे क्षेत्र में जहां पे लोगों का पहुंचना संभव नहीं है। ठीक है, काफी लोगों का बस वहां पे टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या बर्फ वगैरह पड़ती है, तापमान माइनस में रहता है, तो वहां पे लोग जो है वो कम पहुंचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या चीज है ये। अब देखिए इंग्लिश में समझिए, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बाय IUCN फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजर्वेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो थ्रेटेंड स्पीसीज, फिर ये वाली और रेयर स्पीस। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने इंग्लिश में आपको यहाँ समझा दिया, हिंदी में समझा दिया है, अब इंग्लिश में आप इसे इजीली समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, जैव विविधता के सम्मेलन में क्या पूछा है प्रश्न? जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए जो संकल्प थे जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुझाए गए हैं उसको समझाइए। ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया था, इस जो एक सम्मेलन हुआ था इसमें क्या बताया गया, जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियां संकटापन्न में, ये वाली प्रजातियां। ठीक है, मतलब एक जो नॉलेज है वो आपको समझाना था।
तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमें प्रयास किए जाने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं बनाकर उनका प्रबंधन अपेक्षित यानी प्रबंधन किया जाना चाहिए। प्रजातियों को पलने बढ़ने तथा विकसित होने का एक स्थान सुरक्षित कर दें, यानी कि इस एरिया में अगर कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटापन्न है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, तो इसको हमें क्या कर देना चाहिए, उससे संरक्षण कर देना चाहिए और कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सके, खुद को पाल सके। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर देना चाहिए, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे वन है, ठीक है, ये वन है, ये वन है, यहाँ पे ये वन है, ये वन है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कर देना चाहिए, चिन्हित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि चिन्हित कर देंगे तो वो क्षेत्र संरक्षित हो जाएंगे। वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप है, यानी कि जो पौधे हैं, जो जीव हैं, इनका व्यापार सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो एक जो प्रक्रिया होती है उस पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए जो कि सही सही भी हो। उसके बाद खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि खाद्यान्न जो है, खाने पीने की किस्में, चारे संबंधी जो पौधे हैं, इमारती लकड़ी है, पशुधन, जंतु, जीव, वन प्रजातियां, इन सभी को हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो जैव विविधता के सम्मेलन में जो लिए गए उपाय थे, जो सुझाए गए उपाय थे, वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या चीज है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है हिंदी में। इंग्लिश में समझाऊं, चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो राइट द सजेस्टेड मेजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रेजोल्यूशंस टेकन इन द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन से लेंगे? एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व endangered species. Proper planning and management is required to save the species from extinction. यानी कि जब तक जो दुर्लभ प्रजातियां उनको संरक्षित करने की जरूरत है। Safe and protected places for the growth and development for the species. Every country should identify the habitat of wildlife and ensure their protection. International trade of wildlife and plants should be accordance with the rules. Varieties of food grains, varieties of food plants, varieties of timber trees, livestock, animals and their wild species should be protected. यानी कि इन सभी को हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसे आप इजीली इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को आपका ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न 5 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है कि जैव विविधता के विभिन्न दृष्टिकोण या फिर जैव विविधता के महत्व को आर्थिक, पारिस्थितिकीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाइए। तो जैव विविधता के 3 दृष्टिकोण है, आर्थिक, पारिस्थितिक और वैज्ञानिक। इन दृष्टिकोणों को हमें समझाना है। तो लिखेंगे सबसे पहले आर्थिक, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा ले लिया है, आर्थिक का। तो आर्थिक में लिखेंगे सभी मनुष्यों के लिए जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी मनुष्यों के जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता को संसाधनों के भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव विविधता में क्या होता है, पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, तो इन्हीं में पेड़ों की जो विभिन्न प्रजातियां उससे हमें भोजन मिलता है, विभिन्न प्रकार की औषधियां मिलती हैं, सौंदर्य प्रसाधन यानी क्रीम वगैरह बनाया जाता है। तो जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। हमें पता है कि आज लोग विकास करने के पीछे इतने उतावले हो चुके हैं कि वो अब जैव विविधता के विनाश पर भी उतर गए हैं। साथ ही साथ यह संसाधन के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक होता है। जैव विविधता जहाँ की जितनी अच्छी है वो देश उतना ही समृद्ध माना जाता है, इसीलिए लोग जो है वो अब क्या करने की कहीं कहीं इसे संरक्षित किया जाता है, लेकिन जो मूर्ख देश है वो क्या करते हैं, इसको खत्म करने पे तुले हैं, जो कि विवादों का एक जनक है। ठीक है, 4th समझेंगे खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैव विविधता की वजह से भोजन, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन, ये सभी मानव को जैव विविधता से मिलते हैं जो कि आर्थिक महत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी आज
जो जैव विविधता है उसे लोग खत्म करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। अपने विकास के लिए उन्होंने इसको खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। आप समझिए पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण से संबंधित। देखिए पहला पॉइंट, जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर सकती हैं, उसे संग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और परितंत्र में जल पोषक तत्वों की चक्र को उसे बनाए रखने में सहायक होती हैं। यानी कि देखिए जीव क्या होते हैं, जीव क्या करते हैं, जीव जो है वो प्रजातियों को, उनकी जो ऊर्जा है उनको ग्रहण करके उन्हें संग्रहित करती हैं, कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करती हैं, विघटित भी कर सकते हैं और परितंत्र के जल व पोषक के तत्वों के चक्र को इस तरह से बनाए रखती हैं। तो परितंत्र में जो जल और पोषक का तत्व होता है, ठीक है, उसके चक्र को बनाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां होती हैं वो वायुमंडलीय गैसों को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं। ये परितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना भी उतनी, उत्पादकता की मात्रा भी अधिक होती चली जाएगी। जिस परितंत्र में जिस प्रकार की प्रजातियां होंगी उस परितंत्र में उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि मान लीजिए ये एक परितंत्र है, अब इस परितंत्र में क्या होता है कि जितने भी जीव पौधे, जीव जंतु और पौधे ये रहते हैं, ये क्या करते हैं, एक चक्र होता है जिसे कहते हैं जल व पोषक का चक्र। इस चक्र को, इस परितंत्र चक्र को ये बनाए रखने में सहायक होती हैं। जितनी भी वायुमंडलीय गैसें होती हैं, ठीक है, वायुमंडलीय गैसों को जो जलवायु होता है उसे नियंत्रित करने में इस परितंत्र के जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सहायक होते हैं। और जहां पे जितने अधिक जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे वहां का परितंत्र भी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा और उस क्षेत्र का जो विकास है वो काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। समझ गए आप सभी क्या है आखिरकार ये? चलिए अब समझ लेते हैं वैज्ञानिक भूमिका। वैज्ञानिक भूमिका के अंतर्गत हम क्या समझेंगे? देखिए तो पहला पॉइंट है, जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। तो वैज्ञानिक भूमिका क्या हो जाएगी कि जैव विविधता के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक प्रजाति जो है वो हमें यह संकेत देती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, क्योंकि हर प्रजाति का जीवन का आरंभ अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति है, यानी कि जब इंसान कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, मछली का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, जानवर, कीड़े मकोड़े, इन सभी के जन्म के बारे में जैव विविधता से हमें समझ में आता है। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसे हम एक प्रजाति, जिसमें हम एक प्रजाति, इंसान क्या है, परितंत्र की प्रजाति है, ठीक है, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि जैव विविधता जो है वो कैसे जीवन कैसे चलता है ये भी समझाता है, परितंत्र को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उसे चलाना है ये भी हमें समझाता है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना देखने को मिलता है। तो पारिस्थितिकी की भिन्नता मतलब कि जो महत्व है और जो वैज्ञानिक महत्व है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में समझ लीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोच टू बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन से हैं? पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, यानी कि साइंटिफिक रोल कह लीजिए। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर दोबारा से दिखा देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? और तीन प्रकार, तो आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति विविधता और पारितंत्रिक विविधता। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेवल्स। महाविविधता के केंद्र किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेट डाइवर्सिटी सेंटर? डिस्क्राइब। उसके बाद IUCN के द्वारा जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो उद्देश्य जो वर्गों में विभाजित किया गया है कौन कौन से हैं? संकटापन, सुवेद प्रजाति और दुर्लभ, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों को मैं जो जैव विविधता के संरक्षण है उसके उपाय सुझाइए, ठीक है। सजेस्टेड मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रिजोल्यूशंस टेकन द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ है, जैव विविधता के विभिन्न दृष्टिकोण जिसमें आर्थिक महत्व है, पारिस्थितिकीय महत्व है और वैज्ञानिक महत्व है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। समझ में आ गया आप सभी को? तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।